अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का आर्टिकल है वो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का आर्टिकल है स्केलर प्रोडक्ट। इस आर्टिकल में हम आपको सिखाएंगे कि दो वेक्टर्स के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको सिखाएंगे कि दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी इंशाल्लाह बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। हमारा आर्टिकल जो है उसका नेम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और इसका दूसरा नेम है डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसके साथ साथ इसका दूसरा नेम जो है वो डॉट प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट। तो चलो बच्चे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्रोडक्ट of two vectors is a scalar quantity, यानी दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करेगा और जवाब में क्या मिलेगा हमें? एक स्केलर क्वांटिटी। देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है कि दो वेक्टरों का प्रोडक्ट लें और जवाब में हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूं, प्लीज देखिएगा एग्जांपल्स। वर्क, सबसे पहले इसकी एग्जांपल है वर्क। वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो कि दोनों वेक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया इनका और जवाब में स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर स्पेशल डॉट का साइन यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसलिए इसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया और जवाब में स्केलर क्वांटिटी आ गई तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। इसकी और एग्जांपल सुनिएगा। पावर, पावर पावर होती है F डॉट V। पावर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, वो स्केलर क्वांटिटी आ गई। हालांकि फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आपने पढ़ा होगा। असल में v² नहीं है, ये क्या है? v डॉट v, यानी कि ये क्या चीज है? ये एवरेज मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है 1/2 mv। ये एवरेज मोमेंटम और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, काइनेटिक एनर्जी भी। तो ये मोमेंटम ये भी आपके पास वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो इसका जवाब बनता है फिर 1/2 mv²। तो असल में ये आपके पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन जवाब में काइनेटिक एनर्जी आ गई। जवाब में आपको क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी मिल गई आपको। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ लगी होगी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये थी इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज देखिएगा सब लोग। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं ये आपको समझाते हैं सारा। स्केलर प्रोडक्ट of two vectors, scalar product of two vectors A and B is written as A dot B। जब आपको कहा जाए कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए
तो आपने उसको कैसे लिखना है, ए डॉट बी। और ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ये इसका मतलब है। ए डॉट बी का ये मतलब है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो इसी को एक्सप्लेन करना है कि यार ए डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा ये क्या है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, प्लीज गौर करिएगा। आप इसको ऐसे लिखें, ए डॉट बी को ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अब आप सबको पता है कि बी कोस थीटा का मतलब है वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। मैं आपको पिक्चर से समझाता हूं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। देखिएगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकली इस इक्वेशन का क्या मतलब है ये आपको समझाने लगे हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये आपको समझाते हैं फिजिकली इसका मतलब क्या है। कंसिडर we have two vectors a and b, join their tails to define plane। आपने जब a डॉट b लेना है दो वेक्टर्स का, मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, बनाते हैं अभी पिक्चर। समझ लीजिए ये वेक्टर a है और समझ लीजिए ये वेक्टर b है। मैं आपसे कहता हूं कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनकी टेल्स को मिला देना है। ये वेक्टर ए आ गया और ये आपके पास वेक्टर बी आ गया, इनकी टेल्स को मिला दिया और इन दोनों के दरमियान में ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, थीटा। ये जो एंगल है ना फार्मूले में ये एंगल इन दोनों के दरमियान में एंगल होता है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब है ए डॉट बी का मतलब है कि आपने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, टोटल मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी के सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवाना है। देखिएगा हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे वेक्टर ए के। प्लीज आपको याद होगा कि इसके हेड से एक नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं हम लोग सीधी। ये नॉर्मल लाइन ऐसे ड्रा करनी है कि यहाँ पर जब जाकर गिरे यहाँ पर तो ये एंगल 90 बने, ये वाला एंगल 90 बने, ये एंगल, तो ये ऐसे ड्रा करनी होती है। तो ये जहां पर आकर गिरेगी लाइन, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो आपके पास आएगा हिस्सा इतना, ये हिस्सा आपके पास क्या आएगा, ये वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट आएगा, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आएगा। ये मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट आ गया और ये इतना उसका मैग्नीट्यूड है। और ये सारा वेक्टर ए था, इसकी लंबाई को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बेटा वेक्टर की लंबाई जो होती है एरो की, वो मैग्नीट्यूड शो करती है और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन शो करता है। तो आपने क्या करना है, वेक्टर ए की लंबाई यानी पूरी टोटल मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर, सॉरी बच्चे इसका नाम था वेक्टर बी, आपने क्या करना है वेक्टर ए के टोटल लंबाई के साथ, वेक्टर ए की टोटल लंबाई के साथ क्या कर देना है, वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को वेक्टर ए की टोटल मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर ए के टोटल मैग्नीट्यूड के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट, ये वेक्टर बी है इसके एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी का मतलब है कि वेक्टर ए का टोटल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, वेक्टर बी के ओनली एक्स कंपोनेंट के साथ।
ये मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी से मुराद है, ए डॉट बी से मुराद है ए का मैग्नीट्यूड सारा, टोटल मैग्नीट्यूड ए का, और बी का कौन सा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये मतलब है इसका कि आपने वेक्टर ए के सारे मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर बी के सिर्फ और सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी का मतलब है वेक्टर ए का तो सारा का सारा मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बेटा प्रोजेक्शन बोलते हैं साई को, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी वेक्टर बी का जो साया ए के ऊपर पड़ रहा है उसको ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आप सब लोगों को इस इक्वेशन ए डॉट बी की समझ लगी होगी कि इसमें ये नहीं है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, नहीं 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 नहीं, इसमें वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को और वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये आम अल्फाज में यही कहेंगे तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट ही है, यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड टोटल के साथ वेक्टर बी का वो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करवाना है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी, उम्मीद है। इसका बेटा अब अल्टरनेट करते हैं, उलट। अल्टरनेट का मतलब है उलट करते हैं इसका। बी डॉट ए लेते हैं, बी डॉट ए, बी डॉट ए चेक करते हैं कि बी डॉट ए क्या है। बी डॉट ए सुना है बी का टोटल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ कराएंगे, ए के एक्स कंपोनेंट के साथ, ए के एक्स कंपोनेंट से बी के टोटल मैग्नीट्यूड को ए के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसकी पिक्चर मैं दोबारा से बनाता हूं आपके सामने, देखिएगा। ये आपने फिर वही पिक्चर बना लें वेक्टर ए के हेड के साथ, वेक्टर बी की टेल लगाइए, ये वेक्टर बी आ गया, सॉरी वेक्टर ए आ गया, इसके हेड के साथ वेक्टर बी की टेल लगा दी हम लोगों ने, सॉरी वेक्टर बी की टेल और वेक्टर ए की टेल हम लोगों ने आपस में मिला ली है, दोनों इनकी टेल्स मिला ली आपस में। अब क्या करना है कि वेक्टर बी का टोटल मैग्नीट्यूड और ए का ओनली एक्स कंपोनेंट, प्लीज देखिएगा, हम इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे बी पर, ए के हेड से ये ऐसे ड्रा करना है कि ये एंगल में बनना आपका, ये एंगल ये परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, याद रखिएगा। और ये थीटा है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में, ए के और बी के दरमियान में ये एंगल थीटा है। तो बच्चों ये जो आपके पास आएगा, ये जो इतना आएगा, सिर्फ इतना, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, या इसको बोलेंगे ए कोस थीटा, ये जो लाल बनाए। यानी आपने वेक्टर बी के टोटल मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे, वेक्टर बी का टोटल मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक, और वेक्टर ए का ओनली एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास जो जवाब आएगा वो बी डॉट ए आएगा। आई होप इसकी समझ लगी होगी। यानी वेक्टर बी का टोटल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करवाना है वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट के साथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर्स का जवाब स्केलर क्यों आता है। उसकी रीजन यही है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो जिनको मल्टीप्लाई कराते हैं ना उनकी डायरेक्शन सेम होती है दोनों की। यहाँ पर देख लीजिए ए का टोटल मैग्नीट्यूड और बी का एक्स कंपोनेंट, इसमें बी का टोटल मैग्नीट्यूड और ए का एक्स कंपोनेंट, ये ए का ये लाल वाला एक्स कंपोनेंट, तो देख सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड और ए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। बी
बी वेक्टर और ए का एक्स कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर ए वेक्टर और बी का एक्स कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं तो उनको हम एज ए स्केलर भी ट्रीट कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन जो है वो दरमियान में नलीफाई हो जाती है, तो इसलिए हम उनको स्केलर की फॉर्म में ले सकते हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो याद रखिएगा उनको हम स्केलर के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये दो वेक्टर पैरेलल हो गए, एक वेक्टर ए और एक बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पैरेलल हो गए, तो इनको हम स्केलर की फॉर्म में भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। याद रखिएगा जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं ना, उनके ऊपर हेड टू टेल रूल भी ऐसे ही लगता है। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल मिला दी, वो वाला सीन नहीं है, उसमें सिर्फ जमा करते हैं। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरा पैरेलल है उसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 11। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो सिंपल उनको ऐड कर देते हैं, और अगर एंटी पैरेलल हो तो सिंपल माइनस कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी उनकी सिंपल ही हो जाएगी कि इसका पूरा मैग्नीट्यूड और इस b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे b के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आगे एग्जांपल लिखिएगा, इसकी एग्जांपल वर्ग की एक एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। वर्ग की एग्जांपल समझ लीजिए, ये जमीन है और समझ लीजिए ये जमीन के ऊपर कोई बॉडी पड़ी है, कोई जिसमें पड़ा है, कोई जिसमें पड़ा है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाइए आप इस डायरेक्शन में, और ये बॉडी सफर करके यहां से यहां पहुंच गई। अब देखिए ये बॉडी यहां पहुंच गई है। अब आप गौर करिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो है ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप खुद सोचे कि फोर्स तो हमने लगाई इस डायरेक्शन में, जमीन पर एक ईंट रखे, रस्सी बांधे और उसको ईंट को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खींचते रहे, तो ईंट हवा में नहीं आएगी, जमीन के साथ साथ ही आएगी। तो ये जमीन के साथ साथ आ रही है, हम फोर्स डबल लगा रहे हैं। ये क्या माजरा हुआ? असल में इस बॉडी को मूव कराने वाली जो फोर्स है ये F नहीं है, F का x कंपोनेंट है। इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं, देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहां से लाइन ड्रा करें सीधी नॉर्मल, ये यहां पर आगे गिरी, तो यहां से लेकर यहां तक जो आएगा ये वाला इतना, ये फोर्स का x कंपोनेंट आ गया, फोर्स का x कंपोनेंट आ गया। इसको अगर लिखे तो इसको लिखेंगे F cos थीटा, फोर्स के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने ये। तो आप गौर करें कि यहाँ पर बॉडी को इस डायरेक्शन में फोर्स ने मूव नहीं करवाया, फोर्स के x कंपोनेंट ने मूव कराया। तो आपके पास जो वर्क का फार्मूला आएगा ना, वर्क का फार्मूला होता क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन मोशन या इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोशन की डायरेक्शन में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ जो बॉडी ने कवर किया यहां से लेकर यहां तक। डिस्टेंस क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास जो वर्क आएगा वो आएगा F cos थीटा, ये आ गया, ये सारी जो इंग्लिश लिखी है उसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और डिस्टेंस क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ही डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस बोलते हैं। तो बेटा आपका फॉर्मूला बन गया F d cos थीटा। तो बेटा आप गौर करो कि अगर a डॉट b a b cos थीटा था तो F d cos थीटा क्या होगा, F डॉट d। तो वर्क का फार्मूला आपके पास क्या आ गया, F डॉट d, ये आपके पास वर्क का फार्मूला आ गया। आई होप सबको यहां तक समझ लगी होगी। ये है डॉट प्रोडक्ट की आपके सामने एक्सप्लेनेशन के डॉट प्रोडक्ट में a b cos थीटा ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर a का सारा मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का वो
कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कराते हैं जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। ये देखिए वेक्टर ए का सारा मैग्नीट्यूड इसको मल्टीप्लाई कराया है वेक्टर बी के उस, ये वेक्टर बी है उसके उस कंपोनेंट के साथ जो इसकी डायरेक्शन में है ए की। तो ये असल में वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट होगा क्योंकि वाई कंपोनेंट तो ये वाला होगा ना, ये वाला ये जो ऊपर को जा रहा है ये वाई कंपोनेंट होगा बी का, और वाई कंपोनेंट को लिखते हैं sin थीटा। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो पैरेलल होते हैं। वेक्टर ए का सारा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट के साथ। स्टूडेंट्स ये था स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट is commutative, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब इसका क्या मतलब है कम्यूटेटिव का, आपको समझाते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है प्लीज देखिएगा कि अगर हम लोग a डॉट b करें तो आपको पता है a डॉट b का जवाब आता था a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। याद रखिएगा यहाँ a का मैग्नीट्यूड कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 5, 10, 15 कुछ भी, और b का मैग्नीट्यूड भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 5, 10, 15, 2, 4 कुछ भी, और थीटा की आप जो मर्जी एंगल पुट कर लें 0, 90, 60, 30 जो मर्जी एंगल पुट कर लें तो कोस थीटा का जवाब भी कोई न्यूमेरिकल डिजिट ही आना है। तो साबित ये हुआ कि मैं इस चीज को ना a b कोस थीटा को अगर हम 3 ज़रबे 5 करें या 5 ज़रबे 3 करें जवाब पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ बी ए कोस थीटा भी लिख सकता हूँ इसको। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि ए डॉट बी इसके बराबर हो गया और ये चीज बी ए कोस थीटा के बराबर होगी, और ये बी ए कोस थीटा क्या है बी डॉट ए, यानी कि साबित हुआ कि ए डॉट बी ये बराबर है बी डॉट ए के, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, जवाब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनकी जगह आगे पीछे करने से आपका जवाब स्केलर प्रोडक्ट का जवाब सेम आएगा। दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। आई होप इसकी समझ लगी होगी। दूसरी अब करते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, समझ लीजिए ये ऐसे दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, एक ये और एक ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ऐसे, ये वेक्टर a और ये वाला वेक्टर b, ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों हमारे पास अगर, तो इनका जब लेंगे स्केलर प्रोडक्ट का जवाब क्या आएगा। आपको पता है इसके दरमियान में दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब पर क्या असर होगा ये देखना है हमने। तो याद रखिएगा फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट जो कि डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं इज 0। स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा प्लीज देखिएगा। आपको पता है फार्मूला a डॉट b ये किसके बराबर था, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। यहां हम पुट करेंगे थीटा 90 डिग्री, तो
ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस 90 डिग्री पुट करेंगे। तो आप सबको पता है कोस 90 0 होता है। कोस 90 0 होगा तो आपका ये सारे की सारी चीजें जब मल्टीप्लाई होगी, मसलन ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 15 समझ लें, ये भी न्यूमेरिकल कोई ना कोई वैल्यू होगी 10 समझ लें, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 0 आ जाएगा। तो ए डॉट बी का जवाब आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर लिए जाए तो। ये तो हो गया मैथमेटिकल। मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये 0 क्यों हुआ। बच्चे ए डॉट बी का मतलब पता क्या है? कि ए के मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करवाना है। ए डॉट बी का मतलब है वेक्टर ए के पूरे मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर बी के ओनली एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब कोई वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हो, अलोंग वाई एक्सिस हो, ऐसे अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर हो, जैसे ये बी वेक्टर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है और वाई कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम इस वेक्टर बी के टोटल मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो क्योंकि इस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट 0 है, तो जब वो ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मैथमेटिकली करना है तो ये तो बहुत आसान है, cos 90 0 जवाब 0 आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 क्यों आया, क्योंकि जब वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग एक्स कंपोनेंट को, वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को ही ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए के मैग्नीट्यूड से, तो इसलिए जवाब आपका 0 आता है। इसके बाद बच्चे इस चीज को हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में बेटा आप सबको पता है कि जब भी वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है तो उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई हैट, और जब कोई लॉन्ग वाई एक्सिस होता है तो उसके लिए यूज करते हैं जे हैट, और अगर कोई लॉन्ग z एक्सिस होगा तो उसके लिए यूज करेंगे k हैट। तो i डॉट j यानी दो ऐसे वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियसली i यानी लॉन्ग x एक्सिस और j यानी का लॉन्ग y एक्सिस, ये दोनों परपेंडिकुलर ही है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपके पास वो 0 आएगा। इसी तरह से j डॉट k, इसका भी 0 ही आएगा क्योंकि j लॉन्ग y एक्सिस है और k लॉन्ग z एक्सिस है, तो ये भी 0 आएगा। इसी तरह से k डॉट i, ये भी 0 ही आएगा क्योंकि k लॉन्ग z एक्सिस है और i लॉन्ग जो है वो x एक्सिस है, तो इसलिए 0 आएगा। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ कि ये 0 क्यों आएगा। प्लीज देखिएगा, मैं एक ही करवाऊंगा, बकाया आपने खुद देख लेना है। i डॉट j का मतलब है, ये आपको शायद याद हो, a डॉट b का मतलब है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो बेटा i यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और j भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1, और i और j के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90। तो बेटा ये 1 ज़रबे 1 ज़रबे 0, तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। तो i डॉट j का जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ लगी होगी इसकी। अगर मैं j डॉट k करूं तो j डॉट k में भी यही होगा 1 cos 90, और k डॉट i करूं तो उसमें भी यही होगा, k का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, और k और i के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि k लॉन्ग z एक्सिस है और i लॉन्ग x एक्सिस है, इसलिए इनके दरमियान में एंगल 90 आएगा। तो i डॉट j डॉट k डॉट i 0 इस वजह से आते हैं। आई होप आपको इसकी तफसीलन समझ लगी होगी। अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, जिसमें ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाते हैं। बेटा तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है फॉर पैरेलल वेक्टर्स। अगर वेक्टर आपके पास पैरेलल हो, मैं पिक्चर भी बना लेता हूं, समझ लीजिए। ये आपके पास वेक्टर a है और ये आपके पास वेक्टर b है, ये पैरेलल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का जवाब क्या आएगा? तो इनका जवाब बेटा जो आएगा ना फॉर पैरेलल वेक्टर्स, याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम
कितना होगा, मैक्सिमम तो एक वर्ड दे दिया ना, मैक्सिमम होता है, कितना होगा, एंड इक्वल टू और बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी दोनों वेक्टर जिनको पैरेलल है, जिनको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं जिनका, उनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो आपके पास पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिएगा ए डॉट बी, आपको पता है ए डॉट बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। यहां पर जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो याद रखिएगा थीटा कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री होता है। तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस 0 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस 0 1 होता है, तो आप देख सकते हैं कोस 0 1 हो गया। तो आपके पास ए डॉट बी मैक्सिमम आया, और कितना आया, वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैक्सिमम क्यों आया, ये तो मैथमेटिकली है ना। असल में जब हम वेक्टर ए और बी को डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमने अभी पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट बी का मतलब है ए का सारा मैग्नीट्यूड और बी के सिर्फ एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो याद रखिएगा बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है और वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है। दोबारा सुनिएगा, जब वेक्टर बी परपेंडिकुलर लॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 वाई मैक्सिमम, और जब ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है इस तरह से या इसके पैरेलल समझ लीजिए, तो इसका एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में इसका एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम है, तो जब मैक्सिमम एक्स कंपोनेंट को वेक्टर ए के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका क्या आएगा, मैक्सिमम ही आएगा। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। इसको भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखते हैं। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आई डॉट आई, इसमें दोनों एक जैसे ही लेने हैं। क्यों एक जैसे लेने हैं, क्योंकि पैरेलल है। अगर एक वेक्टर एक्स एक्स के लॉन्ग है वेक्टर ए, तो बी पैरेलल है ए के, तो वो भी एक्स के लॉन्ग ही होगा, तो इसलिए आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे ये भी 1 आएगा, और के डॉट के ये भी 1 ही आएगा। और ये ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। देखिए आई, देखिएगा आई डॉट आई आपके पास आ जाएगा 1 फिर 1 और कोस 0 डिग्री, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी 1, तो कोस 0, तो ये भी 1 ये भी 1, कोस 0 भी 1 होता है, तो जवाब 1 आ जाएगा आपके पास। जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ लगी होगी इसकी। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल को आप लोग समझते हैं कि अगर एक वेक्टर इधर को है तो आपके पास जो दूसरा वेक्टर आएगा वो इधर को जाएगा, इसके ऑपोजिट, एंटी पैरेलल। तो ये वेक्टर बी आ गया। इनके दरमियान में याद रखिएगा जब भी एंगल होगा, इनके दरमियान में एंगल होगा 180 डिग्री। थीटा क्या आएगा, 180 डिग्री। तो इसमें भी आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जवाब आएगा ए डॉट बी, जवाब आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस 180 डिग्री। कोस 180 जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो याद रखिएगा फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर ए डॉट बी जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस का ए का पूरा मैग्नीट्यूड और माइनस का बी का पूरा मैग्नीट्यूड, यानी वही होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, लेकिन ये प्लस में आएगा और ये नेगेटिव में आएगा। ये नेगेटिव में, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे वर्क है, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क ये है कि यहाँ एक बॉडी पड़ी है, ये ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। कैरम बोर्ड आप लोग खेलते हो, कैरम बोर्ड पर आपने ऐसे जोर लगाया और वो जो छोटी पीस है वो मूव करना शुरू कर गई, तो वो पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि आपने फोर्स भी इधर को लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी उसने इधर को कवर किया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थे
तो आपके पास एंगल 0 डिग्री आया और वर्क पॉजिटिव में आएगा, एफ डॉट डी वर्क पॉजिटिव में आएगा। अब वो जो जा रहा है स्टैगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होकर रुक जाता है। रोकने वाली फोर्स कौन है? फ्रिक्शन की फोर्स। तो फ्रिक्शन की फोर्स मेरी जानिब है, लेकिन वो जा इधर को रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो गए, तो एंगल 180 डिग्री आ गया। इस वर्क को बोल दिया माइनस नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क से एनर्जी बॉडी की कम होती है और पॉजिटिव वर्क से एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। तो अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 180 डिग्री हो जाए तो वर्क नेगेटिव में आएगा। आप जब ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है, वो नेगेटिव वर्क ही है, क्योंकि फोर्स आप लोग गाड़ी इधर को जा रही है, ब्रेकें उसको इधर को फोर्स लगाती है ताकि वो रुकने की कोशिश करे, तो वो नेगेटिव वर्क है। आई होप आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट है, चौथी इसकी एप्लीकेशन है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर, किसी वेक्टर का अपने आप के साथ प्रोडक्ट, अपने आप के साथ प्रोडक्ट, ये चौथी इसकी एप्लीकेशन है। सुनिएगा, सेल्फ प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ, विद इटसेल्फ अपने आप के साथ, इज इक्वल टू, वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सुनिएगा, ये समझ लिया वेक्टर ए है, तो दूसरा वेक्टर भी ऑब्वियसली बच्चे, दूसरा वेक्टर भी ए यही होगा। अगर मैंने दूसरे वेक्टर ए की डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी ना, तो वो वेक्टर ए नहीं कहलाएगा। वेक्टर ए वही होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसको हम बोलेंगे वेक्टर ए। तो आप देख सकते हैं ये तो पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए भाई। तो थीटा कितना आ गया इसका? 0 डिग्री आ गया। तो देखिएगा ए डॉट ए आपके पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, फिर से ए का मैग्नीट्यूड और कोस 0 डिग्री। आपको पता है कोस 0 जो होता है 1 होता है, तो आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए डॉट ए जो आएगा वो आपके पास आएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। यानी किसी वेक्टर ए का या बी का या सी का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो जवाब में क्या मिलेगा? जिसका उसका मैग्नीट्यूड है ना, उसका स्क्वायर कर लीजिए। इसकी एग्जांपल बेटा मैंने आपको शुरू में बताई थी, काइनेटिक एनर्जी आपने देखा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना, वो उसमें वी स्क्वायर नहीं है, वो वी वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट वी वेलोसिटी। तो ये दोनों वेलोसिटीज ही हैं, तो इसका जवाब आएगा 1/2 m v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल मैंने पुट कर दी। इसकी मैंने एग्जांपल दे दी आपको सेल्फ नेगेटिव में कब होगा, जैसे वर्क मैंने बताया नेगेटिव वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो? पैरेलल हो, तो आपके पास वर्क मैक्सिमम आएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क 0 हो जाएगा आपके पास। आई होप यहां तक आपको समझ लगी होगी। इसकी लास्ट एप्लीकेशन जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बड़ी जरूरी है और बहुत ही जबरदस्त है। हमने कहा कि ए डॉट बी ले, अगर जवाब 0 आ गया तो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर वेक्टर पैरेलल है तो जवाब मैक्सिमम आएगा जब ए डॉट बी लेंगे, एंटी पैरेलल है तो जवाब नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन ये है कि ए डॉट बी लेना कैसे है। इसकी जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप सीखेंगे कि ए डॉट बी लेते कैसे हैं। मैं आपको समझाता हूँ ए डॉट बी लेते कैसे हैं, ये आपको इसमें सिखाना है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में। प्लीज देखिएगा। लो बच्चों, इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 पढ़ते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट लेते कैसे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट in terms of rectangular components, in terms of rectangular components, ये इसकी हेडिंग है, समझ लीजिए 5वें की। समझ लीजिए वेक्टर ए आपको दिया गया है,
ये दिया गया वेक्टर ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये वेक्टर ए कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको दिया गया है ये। और वेक्टर बी जो है वो ये दिया गया है, वेक्टर बी आपके पास आ गया बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, ये वेक्टर बी दिया गया है। आपको अक्सर पता होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, ये समझ लीजिए कि इस तरह से आपको कोई वेक्टर ए दिया गया है 3i 3j 3k, ये जरूरी नहीं 3 हो, माइनस प्लस जो मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है, मैं सिंपलेस्ट ले रहा हूं। और वेक्टर बी समझ लीजिए -4i -4j -4k, ये वेक्टर ए और बी ये दे दिए गए आपको। इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखो बच्चों कैसे लेंगे, ए डॉट बी कैसे लेंगे प्लीज देखिएगा। वेक्टर ए लिखें ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और डॉट में ये वेक्टर बी लिखें बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। इनका अब डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ये मैंने वेक्टर ए किया पर उसके कंपोनेंट्स लिख दिए और बी किया पर उसके कंपोनेंट्स लिख दिए। बच्चे इस वाले को ना, इस वाले वेक्टर को, इस वाली वैल्यू को आपने तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तीनों से। देखिएगा ax मल्टीप्लाई कराया इसके साथ bx, और इसके साथ i था, इसके साथ भी i है, तो डॉट प्रोडक्ट में लिखना है i डॉट i। आई होप इसकी समझ लगी होगी आपको मैंने क्या किया है। फिर इसको इनके साथ प्लस ax by i डॉट j, फिर ax bz i डॉट k, ये आपका काम हो गया पूरा। अब आपने इसको उन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। देखिएगा प्लस डालकर a बाय बी एक्स, उसका j है j डॉट आई a बाय, फिर बच्चे इस a बाय को इस b बाय के साथ a बाय b बाय j डॉट j, फिर ऐसे ही a बाय b z j डॉट k, फिर बच्चे z वाले को तीनों से कमाना है a z b x k डॉट i, फिर a z b y k डॉट j, और लास्ट में a z b z k डॉट k। तो ये तीनों को हमने इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी। आई होप आप सबको यहां तक समझ लगी होगी, आई होप। अब देखिएगा सब लोग, आई डॉट आई हमने पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि ये 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होता है, जे डॉट आई ये भी 0 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा, के डॉट जे 0 होगा, और के डॉट के ये 1 होगा। यानी इनमें से 3 1 आएंगे आपके पास, एक ये 1 आएगा के डॉट के, जे डॉट जे और आई डॉट आई, ये 3 1 आएंगे। तो आपके पास ए डॉट बी का जो जवाब निकलेगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ये वाला ए वाई बी वाई प्लस ये वाला ए जेड बी जेड। तो आपके पास बच्चों ए डॉट बी का फार्मूला बन गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मैं उसको यहां अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कैसे अप्लाई करना है। बेटा ए एक्स बी एक्स का मतलब पता क्या है, इस 3 को इस -4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ए एक्स 3 है और बी एक्स -4 है, प्लस ये ए वाई बी वाई 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये ए जेड ये बी जेड प्लस के बाद 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो आपके पास आएगा -12 -12 तो ए डॉट बी का जवाब आ जाएगा -36। तो इस तरह से ए डॉट बी निकाला जाता है। आई होप सबको समझ लगी होगी कि ए डॉट बी मैथमेटिकली कैसे निकालना है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है ना, ये न्यूमेरिकल कर दिया मैंने आपको। लास्ट चीज रह गई कि इन दोनों वेक्टरों के दरमियान में जो एंगल है, आपको शायद याद हो, हमने पढ़ा था कि ये वेक्टर ए समझ लीजिए, ये बी समझ लीजिए। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे देखना जरा। ये तो आपने सीख लिया ए डॉट बी इसके बराबर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो ये आ गया ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो ये ए डॉट बी इसके बराबर आ गया। यहां से मैं कोस थीटा ऐसे ही रहने दूं तो ये बटे में आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और ऊपर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और यहां से अगर थीटा निकालना और थीटा आएगा कोस इनवर्स, यानी ऊपर ए डॉट बी जैसे मैंने सिखा लिया आपको, ये निकाल लीजिएगा ए डॉट बी बटे में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो आपका जवाब ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये आपके पास एंगल निकल आएगा जो वेक्टर ए और बी के दरमियान में है। दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। आई होप आप सबको समझ लगी होगी, मैंने पूरी तफसीलात के साथ आपको समझाया है। दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अगर हमारा आर्टिकल आपको समझ लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। बहुत शुक्रिया।